जय हिंद दोस्तों। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और यह फैसला संबंधित है एक केस से। उस केस का नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र सरकार। ये संख्या है 2002 का ये मामला है और इस मामले के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट आया हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जजमेंट क्या क्या आया हुआ है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि जो कौन कौन से आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं और राइट टू प्रॉपर्टी के कुछ प्रोविजंस को देखेंगे, अमेंडमेंट्स को देखेंगे। तमाम तरह की जानकारी जो है इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी शुरुआत तौर पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर हुआ करता था। फंडामेंटल राइट जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का ये जो जजमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर है, इस जजमेंट को 9 जज के बेंच ने जो है फैसला सुनाया है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास को देख लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से कहां तक गया। ठीक है, तो उस समय जो बदलाव हुआ था वो मोरारजी देसाई के समय हुआ था। चलिए इसको पहले समझते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट शुरुआत में आर्टिकल 19(1) के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था। इसके बाद जो है इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अमेंडमेंट्स होते हैं और जब अमेंडमेंट होता है तो पहला अमेंडमेंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में होता है, उस समय जो है इस प्रोविजन के अंदर जो है अमेंडमेंट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ताकि समाज में इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। तो इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके और कुछ जो है कुछ ऐसे रास्ते गवर्नमेंट के लिए निकाले गए जिससे जो है गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सके राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर ताकि जनरल पब्लिक वाले काम को किया जा सके, डेवलपमेंट का काम को किया जा सके। सरकार आमतौर पर जमीनें क्यों लेती है? ताकि पब्लिक वेलफेयर में वर्क किया जा सके, रोड बना सके, हॉस्पिटल बना सके, स्कूल बना सके, कई तरह के डेवलपमेंट के काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये उस समय जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में 1951 में किया गया। इसके बाद 44th अमेंडमेंट होता है 1978 के समय। इसी समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1978 में जो है 44th अमेंडमेंट में आप देखेंगे इस समय जो है कुछ बदलाव किए गए और इसमें जो बदलाव किया गया इसमें एबॉलिश कर दिया गया फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट में रखा गया था, यहाँ पे एबॉलिश कर जो है इसको जो है फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया, इसको आर्टिकल नंबर 33A के अंदर रखा गया और ये फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया हमारा। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी आज के तौर पर हम किसी को कोई पूछता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग यही जवाब देते हैं राइट टू प्रॉपर्टी जो है फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो ये चीज जो है उस समय जो है वो होता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया 20 जून 1979 को जो है ओमिट कर दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ा जो है बदलाव होता है। अब करंट स्टेटस जैसा मैंने आपको बताया, करंट स्टेटस जो है फिलहाल आर्टिकल 300A के अंदर में आता है। अब मामला को समझते हैं कि क्या है मामला और इस मामले के अंदर जो सुनवाई हुई है ये क्या क्या इसके अंदर जो है पहलू देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जजमेंट आपका 5 नवंबर का है, 5 नवंबर 2024 को इसकी सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 की बहुमत से जो है सभी निजी संपत्ति, जितने भी निजी संपत्ति हैं वो समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा नहीं बन सकती। ये संबंधित है आर्टिकल 39A के साथ। 39B जो है इससे संबंधित है आर्टिकल 39 जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो है वो आता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा या समझा होगा इसके बारे में, यानी कि आर्टिकल 39 का B जो है वो इससे संबंधित है जिसमें संशोधन जो है जिसको जो है बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है यानी कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको जो है सरकार को लेने का जो है वो पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। यानी कि समुदाय के हिस्सा, भौतिकी संसाधन का हिस्सा जो है नहीं बन सकती।
ठीक है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब समझते हैं जो संविधान की अनुच्छेद 39B है, इसके तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार इस संसाधनों का समान रूप से जो है पुनर्वृत्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। देखिए सवाल हमेशा से होता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो कब्जे में ले सकती है क्या, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तो गवर्नमेंट लेती ही है उसकी, कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी को भी ले सकती है क्या। इसके ऊपर काफी समय से जो है वो डिबेट चला और इसके ऊपर जो है कई सारे केसेस आए है ना। आगे हम लोग वो भी देखेंगे कौन कौन से केसेस इस चीज से संबंधित है। तो यही जो मामला है इससे अब आप देखिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ संपत्ति, कुछ जो निजी संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति है, वो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आ सकती है यदि वो भौतिक और समुदाय की हो। यानी कि देखिए भौतिक और समुदाय, बार बार ये टर्म आ रहा है, ये टर्म देखिए बेसिकली जो है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। यानी कि सरकार जो आपकी प्रॉपर्टी लेती है वो प्रॉपर्टी जो है आम जनता की जो है वो भलाई के लिए जो है यूज में लाती है। तो यानी कि वैसी कोई प्रॉपर्टी, कोर्ट ये कहती है कि वैसी कोई प्रॉपर्टी अगर इसके अंतर्गत आती है, 39B के अंतर्गत अगर आती है, आ सकती है, तो वो जो है उसको छोड़कर जो है बाकी सभी प्रॉपर्टी जो है उसको डायरेक्ट जो है सरकार जो है उसको निजी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती है। अब ये फैसला 9 जज के जो है आपके बेंच ने सुनाया है। अब इसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन से जज है, तो एक जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DI चंद्रचूड़ शामिल थे, जस्टिस ऋषिकेश राय थे, जस्टिस BV नागरत्ना थे, जस्टिस सुधांशु धुलिया थे, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, इसके साथ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अगस्टीना जॉर्ज मसी, ये 9 लोग जो है शामिल थे जिन्होंने जो है ये जजमेंट दिया। अब देखिए आर्टिकल 39 जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, आर्टिकल 39 में कुल 5 क्लॉज दिए गए हैं। इस 5 क्लॉज में सब जो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो आर्टिकल 39 के B की बात कर रहे हैं। देखिए B क्या कहता है कि दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल सोर्स of the community are so distributed as best to serve the common good। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का मतलब है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जो है उसका जो है वितरण किया जाएगा आम हित में, जिसको आम हित यानी पब्लिक की जो है पूर्ति की जा सके। पब्लिक की यानी कि आम लोगों की भलाई के लिए जो है सरकार जो है प्रॉपर्टी को जो है वो लेती है, ठीक है, यानी कि ले सकती है। यह आर्टिकल नंबर 39B जो है इसके बारे में बात करता है। अब देखिए DI चंद्रचूड़ ने जो है बहुमत के साथ कुछ राय लिखी, उसमें जस्टिस BV नागरत्न ने आशंकित असहमति और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने पूरी असहमति जताई, ठीक है। यानी कि फिलहाल 8-1 की जो है आप कहीं कहीं पे 8-1 की जो है रेशियो देखेंगे और कहीं कहीं पे आप जो है 7-2 की रेशियो से भी जो है देखेंगे न्यूज के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि 7 लोग सहमत, 2 लोग असहमत, 8 लोग सहमत और 1 लोग असहमत। फिलहाल मैं जो है 8 लोग सहमत और 1 लोग असहमत के साथ चल रहा हूं, ठीक है। तो बहुमत का दृष्टिकोण समझते हैं कि बहुमत देने वाले जो लोग जो जज हैं उन्होंने जो है क्या बातें कही। तो बहुमत के फैसले में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधन वाक्यांश में सिद्धांत रूप में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो शामिल हो सकता है। हालांकि उनके रंगनाथ रेड्डी मामले में जस्टिस कृष्ण अय्यर के अल्पमत दृष्टिकोण और संजीव कोक मामले में जस्टिस चित्रप्पा रेड्डी के दृष्टिकोण को जो है अस्वीकार कर दिया। इनके दृष्टिकोण को उन्होंने सोचा कि ये जजमेंट जो है, ये जो संजीव कोक का मामला, जो जस्टिस अयप्पा का मामला, ये जो सारे जो मामले हैं ये पुराने जजमेंट की बात करूंगा मैं। अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन से जजमेंट में इसी केस के अंदर यानी कि इसी प्रॉपर्टी के राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही जजमेंट आया था। इसमें बोला गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जो है सरकार ले सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है। यानी कि इस केस में कहा गया कि सामुदायिक और भौतिक संसाधन में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं, लेकिन यह निर्णय का अनिवार्य हिस्सा नहीं था, इसलिए न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। अब यहां पे बेसिकली हम लोग और आगे समझते हैं कि और क्या क्या जो है CJI चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा।
अब इन्होंने ये कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधन वाक्यांश में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हो सकते हैं, परंतु हर निजी संसाधन को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जाएगा। हर निजी समुदाय को, यानी कि जितने यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे आपका हर प्रत्येक प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है उसको जो है निजी, जो आपका निजी है उसको भौतिक संसाधन नहीं माना जाएगा, प्रत्येक को नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ को माना जा सकता है। यह निर्णय कि कोई संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन में आता है और नहीं भी कई कारण निर्भर करेगा। जैसे जो संसाधन है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो जो आपका प्रॉपर्टी है वो किस नेचर का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डिसाइड करना होगा ना कौन सा आएगा, कौन सा किसको जब्त सरकार ले सकती है, किसको नहीं ले सकती है, सबको नहीं ले सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिए समुदाय की भलाई पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखी जाएगी। संसाधन की कमी है, ये भी देखी जाएगी। या निजी स्वामित्व में संसाधन का केंद्रीकरण का परिणाम देखा जाएगा, या फिर सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत का लागू होना। ये सारे कुछ टर्म्स है जिसको जो है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए विवरण का व्यापक अर्थ क्या होता है। विवरण यानी कि आप विवरण का मतलब वितरण का मतलब जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना। यानी कि वितरण का अर्थ जो संसाधन को राज्य में निहित करना या उसके राष्ट्रीयकरण करना भी हो सकता है, यानी कि संसाधन का बंटवारा जो है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो ये सारा जो है केस के मैं फैक्ट को बता रहा हूं कि किस तरीके से जो है इस केस के अंदर क्या क्या बातें जो है हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सर्वसम्मति से माना है कि अनुच्छेद 31C जो है 31C जो है अनुच्छेद 31C में केशवानंद भारती केस में जिस हद तक जो है केशवानंद भारती केस में जो अनुच्छेद आर्टिकल 31C के बारे में जितनी बात की गई है वो उस हद तक यानी जो जो बातें उसके अंदर की गई है वो लागू रहेगा। ठीक है, यानी उसको नहीं हटाया गया है। याचिका का यह पहली बार ये मामला 1992 में उठा था, यानी कि जो केस आप पढ़े हैं इस तरह का मामला 1992 में उठा, और 2002 में यानी कि जो केस है 2002 में जो है आपको स्टार्टिंग में भी मैंने जो है आपको यहाँ पे केस का जो आपका डेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, आप देखेंगे 2002 यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यानी कि ये मामला 1992 में उठा था और 2002 में जो है ये सुर्खियों में आ चुका था। जजमेंट के सुनवाई इसके ऊपर जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब देखिए 2002 का जो आपका जो ये है इसमें 9 जज की पीठ को जो है भेजा गया था। उस समय 9 जज की पीठ को भेजा गया और यह मामला जो है 2024 में जो कि अभी जो है 5 नवंबर को सुनवाई किया गया। इसमें मुख्य प्रश्न यह तय करना था कि अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि समुदाय की भौतिक में प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो निजी स्वामित्व है वो शामिल है कि नहीं, यही डिसीजन करना था कोर्ट को। ठीक है, अब डिसीजन कोर्ट ने डिसीजन कर दिया। अब अनुच्छेद B को जो है थोड़ा सा 39B को और अच्छे से समझ लेते हैं। राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरण किया जाए कि आम भलाई यानी कि बेसिकली वही है आम लोगों के बेनिफिट के लिए जो है इसका जो है प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, ये चीज जो है इस तरीके से जो है उपयोग में किया जाएगा। तो ये सारी बातों को आप यहां तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यह मुद्दा जो उठा था ये मुद्दा किस चीज संबंधित है, जिस केस के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये मुद्दा है महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र अधिनियम 1976 से संबंधित है। इसमें संशोधन से संबंधित है जिसमें राज्य को कुछ संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए मासिक किराया यानी कि जो मंथली जो आपका रेंट है उससे 100 गुना दर पर करने का प्रावधान था। ऐसे कुछ प्रावधान जो है उसमें इस एक्ट में जो उस समय वहां पे किए गए थे। इस मामले में कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 और संजीव कोका मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1992 का जो ये मामला है इसमें 39B की व्याख्या को लेकर अलग अलग जो है वो निर्णय दिए गए। इसी में मैंने आपको बताया कि जो निर्णय दिया गया है प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान मामले में 7 जजों की पीठ ने जो है 39 की व्याख्या करते हुए इसको जो जजमेंट को आपने देख लिया। अब कोर्ट ने क्या माना, कोर्ट ने जो है 39B को इस तरीके से मान लिया। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जो इस सेशन में मुझे आपको समझाना था।
ये जो आपका जो पॉइंट है ये आपके केसेस हैं जो कि मैं लगातार इसको जो है इस सेशन में आपको बताया हूं। आर्टिकल 39B से संबंधित जो हम अभी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 39B जो कि इस पूरे जो है मामले का जो है एक केंद्र बना हुआ है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से जो संबंधित जो जजमेंट्स है उसमें पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी 1977। और ये 1977 का जो ये केस है, इसमें केस में क्या कहा गया देखिए। कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा था कि प्राइवेटली जो प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज हैं वो इसके अंदर जो है फॉल, मटेरियल रिसोर्स के अंदर जो है वो फॉल नहीं करते हैं, यानी कि प्राइवेट रिसोर्स डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ मटेरियल रिसोर्स। और मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी जो है वो बात करता है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39A के अंदर में, 39B के अंदर में, ठीक है, 39B के अंदर बात करता है। तो इस केस में यह बात बोला गया और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो है अपना ओपिनियन देते हुए कहा था कि प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स जो है मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन जस्टिस अय्यर ने जो है अपना ओपिनियन उस समय ये दिया था कि जो है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसी केस के अंदर उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी जो है मटेरियल रिसोर्स के अंदर यानी कि आर्टिकल 39B के अंदर जो है कंसिडर करना चाहिए टू एक्सक्लूड द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट रिसोर्स फ्रॉम द कॉइल ऑफ आर्टिकल 39B से निकालना चाहिए टू कोलैप्स द मेक हिडन वेरी पर्पस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशलिस्ट वे। समाज के भलाई के लिए जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जो है वो सरकार ले सकती है। ये बात जो है आर्टिकल 39A के लिए जो है इस केस के अंदर जो है वो बोला गया। ये तो एक बड़ा जजमेंट रहा। इसके बाद दूसरा जो जजमेंट रहा वो संजीव कुक का रहा, संजीव कुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल केस 1983 का। ये जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस अय्यर के ओपिनियन जो इसमें दिया था उन्होंने, जस्टिस अय्यर कृष्ण अय्यर ने इसकी उनके ओपिनियन को जो अपहेल्ड करते हुए सेंट्रल लेजिस्लेशन और नेशनलाइज कोल माइंस एंड रिस्पेक्टिव कोक प्लांट के लिए कहा था। इसमें क्या कहा कि जो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज है, मस्ट बी कंसिडर मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसके अंदर जो है मटेरियल रिसोर्स के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को इसके अंदर भी, इस मामले के अंदर भी ले लिया गया, ठीक है, रखा गया। इसके बाद मफत लाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 के मामले में क्या किया गया, इसमें 9 जज बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने आर्टिकल 39B को इंटरप्रेट किया इस मामले के अंदर। और कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कहा कि जस्टिस अय्यर और बेंच जो संजीव कोक के मामले में जो आया था, कोर्ट ने कहा कि द मटेरियल रिसोर्स अकर इन आर्टिकल 39B will remain natural and physical resource and also movable and immovable and it would be include all private property and public resources। इसमें भी जो है प्राइवेट और पब्लिक जो है दोनों को जो है इंक्लूड किया गया। यानी कि आपने इन तीनों केस से क्या समझा, इन तीनों केस से आपने ये देखा, तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जुडिशरी के एस्पेक्ट्स को लेकर। चूंकि अभी जजमेंट भी आया है तो जुडिशरी के लेकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हो गए। तो ये तीनों से आपने ये देखा कि तीनों ही मामले में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो माना गया था कि उसको गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है, ठीक है, जब्त कर सकती है कि प्रॉपर्टी को जो है 39A के अंदर जो है वो रख सकती है, ठीक है। अब जो है अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया कि राज्य सिर्फ आम भलाई के नाम पर निजी संपत्ति का कब्जा नहीं कर सकता, यानी कि सिर्फ पब्लिक बेनिफिट को बताकर कि पब्लिक के लिए हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये जो है इसके नाम पर जो है सिर्फ जो है क्या जो सरकार है वो कब्जा नहीं कर सकती है। ये मैं आपको 5 नवंबर की बात जजमेंट को बता रहा हूं, ठीक है। 8 के बहुमत से जो है दिए गए इस फैसले में कहा गया है कि निजी संपत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद B के तहत परिभाषित समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में योग्य नहीं है, यानी कि आर्टिकल 39 के अंदर योग्य, 39B के अंदर जो है योग्य नहीं है। इस यहाँ पे ये बात बोला, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 जजमेंट जो है आर्टिकल 39B के सपोर्ट में बात करते थे और यहाँ पे ये जो अब का जजमेंट आया 5 नवंबर का, इसमें जो है आपका जो है ये कहा गया है कि प्रॉपर रूप से जो है योग्य नहीं है और कुछ मामलों को छोड़कर, ठीक है। तो 9 न्यायाधीश जो है 9 न्यायाधीश की जो पीठ ने जो है इस पर निर्णय दिया है और संपत्ति के अधिकार और राज्य की शक्तियां पर भारत की कानूनी पद से ये जो है मामला जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि
जो जजमेंट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो केस के नाम है वो आपको प्रॉपर याद रखने हैं। और इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में, यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये जो आप मुझसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें जो है इस क्लास लेक्चर का जो भी केसेस हैं, जो भी कंसेप्ट जो मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ था, वो सारी चीजें जो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो है कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं कि कौन कौन से केस जो है इससे संबंधित है। क्योंकि देखिए याद करने वाली पॉइंट्स जो है आपके जो मुख्य जजमेंट है वही है, लेकिन मुख्य जजमेंट के अलावा जो प्रोविजनल जो चीजें हैं, जैसे आपको आर्टिकल 39A हो गया, ठीक है, आर्टिकल 39 के बारे में, आर्टिकल 39 के जो बी है वह सी है, इसके बारे में आर्टिकल 300, इसके साथ जो है आपको ये जो चीजें हैं इसको आपको कंप्लीट याद रखना है। और इसके बाद जो है जो केस लॉ, जो मैंने आपको 5 केसेस के नाम बताए, वो सारे केस लॉ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो, इसलिए आप जो है इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए और इसको जो है पढ़िए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग तरह के वीडियोस को लेकर आता रहूंगा, अपडेट्स को लेकर आता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।